फैक्टर्स होता है। और जो एक और मैं लास्ट में इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, अगर आप इसको देखिए तो कि चूंकि इंडिया, जैसे आपने पहले ही अपने वक्तव्य में बताया कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो राज्य का रिप्रेजेंटेशन होता है वो राज्यसभा में ही होता है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि डिफरेंट फील्ड से लोग आते हैं और ये सारे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, तो उसमें भी ये पद बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी बिल्कुल, एक गार्जियन बॉडी भी है वो, और एक उच्च सदन, और जो रिप्रेजेंटेशन है देश के अलग अलग राज्यों का और अलग अलग विधाओं का भी, तो अपने आप में काफी रिच हो जाता है ये सदन निश्चित रूप से। अजय सेतिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस चुनाव में हालांकि पिछले कई ऐसे मौके आए हैं जब हमने देखा है कि निर्विरोध जो है वो कैंडिडेट चुने गए हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब विपक्ष ने अपना कोई उम्मीदवार ही ना उतारा हो। हालांकि कई मौके ऐसे भी थे जब 3-3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए, और जैसा कि मनोज जी बता रहे थे कि गुंजाइश इसकी है कि 4-5 उतारे जा सकते हैं, इसको लेकर कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने कैंडिडेट उतारे हैं। एक तरफ राधाकृष्णन जी हैं, दूसरी तरफ रेड्डी जी हैं, ये बात और है, और ये कोइंसिडेंट की दोनों ही साउथ का से आते हैं। लेकिन संसदीय लोकतंत्र में ये कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रतिस्पर्धा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका लोकतांत्रिक महत्व कितना ऊपर हो जाता है जब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण चुनाव के लिए भले वो किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कैंडिडेट मैदान में हों। ये एक आदर्श स्थिति हो सकती है, आदर्श स्थिति, चुनाव सर्वसम्मति से हो, यह एक आदर्श स्थिति हो सकती है। और इससे पहले 4 बार हुआ भी है कि आदर्श स्थिति रही है, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ भी है। और इस बार तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी सर्वसम्मति से हुआ। विपक्षी ने अपना उम्मीदवार आखिरी समय में विड्रॉ कर लिया था। तो अगर ऐसा होता है तो उससे फिर संभावना निष्पक्षता की ज्यादा बन जाती है जी, क्योंकि दोनों तरफ से उसको समर्थन होता है, तो निष्पक्षता की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। लोकसभा स्पीकर से विपक्ष इसीलिए ज्यादा अपेक्षा करता है क्योंकि उसने भी समर्थन किया है, उसने अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लिया था। तो इस राज्यसभा में अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया आदर्श स्थिति होती है उसमें तो। लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि वह निष्पक्ष रहे, अपना प्रतिबद्धता अपने पूर्व राजनीतिक दल के साथ न रखे। और हमने ऐसा देखा है कि वाइस प्रेसिडेंट जब सभापति के तौर पर काम करते हैं तो उन्होंने कोई भी ऐसा काम इससे पहले किया हो, ऐसा कहीं भी ऐसा दृष्टांत नहीं आता कि वाइस प्रेसिडेंट ने किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लिया हो। लेकिन ऐसा मौका आया है। लोकसभा स्पीकर के बारे में भी माना जाता है कि वह स्पीकर पद पर आने के बाद दलीय राजनीति से ऊपर हो जाता है, दलीय राजनीति में शामिल नहीं होता, दल का सदस्य तक नहीं रहता है। लेकिन एक उदाहरण मुझे याद आता है कि जब मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष थी तो उन्हें सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य भी नियुक्त किया था। तो इस तरह की भी हमारे सामने उदाहरण हैं कई। उसके बारे में कोई परंपरा है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगर संवैधानिक व्यवस्था होती तो और अच्छा होता। राकेश शुक्ला सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन। राकेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आप जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज देश को उसका 15वां जो है उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो इस समय संसद भवन में चल रही है। वोटिंग की तमाम जो सांसद हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के मनोनीत, सभी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए। राकेश जी, सुबह से जो गहमा गहमी है, जो बातचीत चल रही है वो तो है ही, लेकिन इस चुनाव को मैं आपके नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से भी हम समझना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है देश में, हर 5 साल बाद इसकी व्यवस्था है। कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जब बीच में इसे कराने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन इस चुनाव की अहमियत को आप किस दृष्टिकोण, किस नजरिए से देखते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसके महत्व को आप कैसे आंकते हैं? मुझे लगता है उपराष्ट्रपति जो होते हैं देश के, वो एक तरह से सदन के न्यायाधीश होते हैं। मैं न्यायाधीश की तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सदन चलाने की जब उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है तो वो निष्पक्ष भाव से उस सबको देखते हैं। बहुत सुंदर नाम दिया आपने, न्यायाधीश, सदन का न्यायाधीश जी। उनके सामने बैठा हुआ कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाला नहीं होता है, वो सिर्फ संसद सदस्य होता है। और उन सदस्यों में ऐसे भी सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते हैं, तो उन्हें हर सदस्य को बराबर मौका देना है। हाँ, एक नई शुरुआत जरूर हुई है लोकसभा और राज्यसभा में कि जो नए सदस्य आते हैं, नए सदस्यों को जरूर एक
अच्छा अवसर देने की शुरुआत हुई है कि नए सदस्यों को अवसर दिया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा सदन में बोलने का, अनेक विषयों पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ये जरूर एक नई शुरुआत हुई है लोकसभा में, राज्यसभा में। जहां तक अभी सेतिया जी बता रहे थे, बहुत डिटेल में उन्होंने सारी बातों को रखा है। लेकिन हम वेंकैया नायडू जी को देखें तो वेंकैया नायडू जी जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे तो कभी किसी तरह के आक्षेप उन पे नहीं लगा जी। वेंकैया जी ने पूरी निष्पक्ष भाव से काम किया। उसी तरह से जो हमारे यहाँ उपसभापति हैं अभी हरिवंश जी भी उसी निष्पक्षता के साथ पूरे सदन को चला रहे हैं। तो इसलिए उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है हाउस चलाने की, क्योंकि उसके अलावा उनकी भूमिका बाहर उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हाउस के अंदर उनकी होती है। हाउस में सदस्यों को समान भाव से देखना और उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराना, यही सभापति की जिम्मेदारी होती है। और मुझे लगता है ये एक बड़ी चुनौती होती है सभापति के ऊपर, और उसी चुनौती को वो लेके आगे बढ़ते हैं। और उस चुनौती को निपटना उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जो बीएससी की बैठक होती है उसमें कई बार बहुत सारी विषयों पे सहमति बन चुकी होती है, लेकिन जब आप हाउस पे आते हैं तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, और उन बदली हुई परिस्थितियों को मैनेज करना, यानी वहां पे प्रबंधन करना सभापति की सबसे बड़ी चुनौती होती है। जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छे तरीके से इसको परिभाषित किया है सदन के न्यायाधीश के रूप में, क्योंकि न्यायाधीश का जो काम होता है वो न्याय करना, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को साथ लेकर चलना। और उपराष्ट्रपति से इतर, चूंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम बड़े मुद्दों पर विभिन्न मतों को एक साथ लेकर चलना और एक पेज पर लेके आना, एक बड़ा काम जो है वो उनके जिम्मे होता है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब देखिए जो है लगातार वोटिंग तो चल ही रही है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय जो है वो रिजल्ट भी आ जाए। थोड़ा संवैधानिक व्यवस्था समझना चाहेंगे, उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो उनकी पहला सेशन होगा उसमें जो उनकी पहली बैठक होगी उसके पहले का क्या पूरा प्रोसेस होता है? देखिए अमृता जी, ये एक बिल्कुल ही हम सब चीज जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, बेसिकली ये एक संवैधानिक पद होने के साथ साथ बहुत ही कानूनी रूप से भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है राज्यसभा का, क्योंकि हम बहुत जानते हैं कि आज जिस तरीके का अभी आप देख सकते हैं कि इस चुनाव के पहले जिस तरीके से विपक्ष ने ये जानते हुए भी कि हमारा नंबर्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक जो कन्फ्रंटेशनल मोड जिसको हम बोल सकते हैं सरकार के साथ, आप पिछला सत्र देखिए 2024 से लेकर अभी तक का जो भी सत्र हुए हैं उसमें कहीं न कहीं विपक्ष ने एक तरीके से वॉकआउट किया है, और हमेशा से जो सत्ताधारी दल है उसको एक तरीके से संसद के बाहर और संसद के अंदर जो एक विरोध करने की जो नीति है, और मुझे लगता है कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक है, विरोध करना तो इट इज नेसेसरी, बट जिस तरीके से संसद में जो एक क्रियाकलाप है उसमें उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप शांति व्यवस्था नहीं बनाएंगे सदन में, जब तक आप सुचारू रूप से उसका कार्यान्वयन नहीं करेंगे, जब तक कमिटीज नहीं बनेंगी, क्योंकि देखिए कोई भी इलेक्टेड जब गवर्नमेंट जब चुन के आती है तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, और उस टाइम में हम सबको पता है कि जो सेशंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, जिसमें बहुत तरह के बिल्स लाए जाते हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि उन्हें अपने जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनका एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा करना, और उसमें जो हमारे जो सभापति महोदय का जो भूमिका होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से हम सुचारू रूप से इन सारे एजेंडेस को लेके आए और उसका इंप्लीमेंट करके उसका वोटिंग कराए और उसको एज ए कानून के रूप में निर्धारण करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना, लेकिन उसका कार्यपालिका का भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि किस तरीके से हम ग्राउंड पे ले जाके इसका एक्सक्यूशन करें। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं संविधान की तरह, संविधान के तहत ही की जाती हैं, और उसमें जो आज का जो लोकतंत्र है वो बहुत ही वाइब्रेंट लोकतंत्र है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि पूरा एक सूचना का तंत्र है, एक इंफॉर्मेशन सब जगह हर चीज ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में जो भी गवर्नमेंट है, चाहे जो पक्ष में जो सरकार अभी चल रही है और जो विपक्ष में है, उन सबको देश की जनता देख रही है, और ये जनता चूंकि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल के लिए है, तो उसमें आपको एक जो जनता का जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको पार्लियामेंट में दिख
दिखना भी चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की उतनी ही भूमिका है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने एजेंडे को लागू करना चाहता है और विपक्ष जो है अपना माइलेज लेना चाहता है, जिसके माध्यम से आज हम जो चुनाव की जो स्थिति बनी हुई है ये जानते हुए भी, और मुझे पता है कि आने वाले समय में अभी 2-3 घंटे में शाम में 5-6 बजे तक वोटिंग है और शायद 8-9 बजे तक हमें रिजल्ट निकल के आ जाएगा। लेकिन जो अभी तक सुबह से लेकर अभी तक जो वोटिंग पैटर्न्स दिख रहा है, जो रुझान आ गए हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज के, तो मुझे लगता है कि जो एनडीए का जो है उसमें अच्छा मार्जिन से इनकी विक्ट्री तय है। जी बिल्कुल, विक्ट्री किसकी होगी और कितने मार्जिन से होगी, ये सारी तस्वीर जो है वो शाम 5 बजे के बाद लगभग 6 बजे जो है वो क्लियर हो जाएगी। लगातार वोटिंग चल रही है, 5 बजे तक का जो वक्त है वो निर्धारित है वोटिंग का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि संसद भवन परिसर में इस समय हम कह सकते हैं एक सुंदर जो है वो जमावड़ा है। तमाम जो सांसद हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो वहां पर एकत्रित हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनके एक एक वोट की कीमत क्या है, कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का ये पर्व है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, जनता भले सीधे नहीं चुन रही अपने उपराष्ट्रपति को, लेकिन जो हमारे सांसद हैं वो इसे चुन रहे हैं। और लोकतंत्र की जो गरिमा है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से जाहिर हो जाती है। जो चुनाव का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, विप इसमें कहीं पर लागू नहीं होता। अपनी पसंद के उम्मीदवार को आप चुनते हैं और एक सुंदर उदाहरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जब सत्ता पक्ष का भी कैंडिडेट है और विपक्ष का भी कैंडिडेट है, लगातार जो है हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे। तो आज का ये ऐतिहासिक दिन है, प्रक्रिया लगातार जारी है, क्योंकि देश के अगले यानी कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे इसका निर्णय हो जाएगा। सुबह 10 बजे से वोटिंग चल रही है, शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और ये चुनाव बेहद खास है। उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पे होते हैं, साथ ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उनकी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण हैं, उनके अधिकार काफी व्यापक हैं, क्योंकि उनको सदन को साथ लेकर चलना होता है, किसी पार्टी के नहीं होते। कहीं ना कहीं वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक महत्वपूर्ण प्रोसेस का एक जो है, क्योंकि हम बारीकी से, चूंकि चर्चा लंबी हो रही है, हम बारीकी से समझ रहे हैं कि जो प्रोसेस है वो अगर है तो क्यों है, उसके पीछे के कारण क्या। आप लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से सब बताया है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। संजीव जी, लगता है उनका कनेक्शन टूट गया है। अभी हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन ऑनलाइन में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि नामांकन जब होता है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो ऐसी व्यवस्था है कि 20 प्रस्तावक होंगे और 20 जो है समर्थनकर्ता होंगे, ऐसी शर्त रखी गई है, ऐसी व्यवस्था की गई है। क्या ये शर्त जो है वो ये सुनिश्चित करती है कि केवल गंभीर उम्मीदवार ही मैदान में उतरे? इसके पीछे के जो कारण है, या ये व्यवस्था बनाई गई तो इसके पीछे का जो मत रहा होगा वो क्या है? देखिए, क्या है, उपराष्ट्रपति का पद बहुत गरिमामय पद होता है, संवैधानिक पद है। तो हमारे यहाँ एक नई पद्धति, मुझे लगता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ और ये सारी व्यवस्था लागू की गई, उस समय पर ये जरूर सोचा गया होगा कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो, क्योंकि आजकल तो एक प्रदर्शन तैयार हो गया है कि हमें चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे भविष्य में कम से कम इस गरिमामय पद पे कोई भी खड़ा होने की व्यवस्था न हो। तो इसीलिए एक फार्मूला तय किया गया कि जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो इतने समर्थक होने चाहिए, इतने प्रस्तावक होने चाहिए। जैसे यदि हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वहां भी समर्थक और प्रस्तावक लगते हैं, तो वहां भी जो समर्थक प्रस्तावक होते हैं उनका भी एक गरिमा में होती है। जैसे बनारस में आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनको समर्थक और प्रस्तावक बनाया, उनका अपने राज्य में, मैं तो ये कहूंगा कि राज्य में वो एक गरिमा में प्राप्त लोग थे। हम जिस चुनाव की बात कर रहे हैं अमृता, वो चुनाव सिर्फ सांसद वोटिंग नहीं कर रहा, बल्कि आज देश का 99 करोड़ मतदाता उपराष्ट्रपति को चुन रहा है, क्योंकि एक लोकसभा सांसद एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उस क्षेत्र के सभी मतदाता वोटिंग कर रहे हैं, और एक राज्यसभा सांसद एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके मतदाता भी वोटिंग कर रहे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आज देश का 99 करोड़ मतदाता देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है। तो ये चुनाव आप सिर्फ 788 सांसदों
को ही लेके न चलें, बल्कि हम ये मान के चलें कि पूरा देश आज अपने नए उपराष्ट्रपति को चुन रहा है और इसीलिए पूरी देश की निगाहें उपराष्ट्रपति के चुनाव पे टिकी हुई हैं। ठीक है, संख्या बल के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि भाई एनडीए के पास 436 का आंकड़ा है, 392 के आंकड़े में जीत हार होती है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव पे दिलचस्पी लोगों को इसलिए है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो सीपी राधा कृष्णन जी को पसंद करते हैं और उसी पसंद के चलते वो पार्टी की जो बेड़ी डाली गई उस बेड़ी के बाहर भी जा सकते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि कितना वोट राधा कृष्णन जी को मिलने वाला। अमृता जी। जी बिल्कुल, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया राकेश जी। आपने एक बात और बहुत अच्छी कही, जनता सीधे चुनाव नहीं कर रही है, वोट नहीं डाल रही है, लेकिन ये जनता का चुनाव है, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही पर उनका चुनाव है और इसीलिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि हमारे देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। अजय जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक और बात जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कही जाती है कि ये संसद की एकता का प्रतीक है। हम जानते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही सांसद भाग ले रहे हैं, मनोनीत सांसद भी हिस्सा ले रहे हैं। व्हिप जो भी है इसमें हम लगातार बता ही चुके हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। क्या ये दोनों सदनों की सम्मिलित इच्छा को प्रकट करता है, संसद की एकता का प्रतीक इस चुनाव को क्या इसीलिए कहा जाता है? स्वाभाविक है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की ओर से इनका निर्वाचन होता है, तो संसद की एकता के प्रतीक तो वही है जी। लोकसभा स्पीकर नहीं हो सकते क्योंकि वो तो सिर्फ लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा के ही न्यायाधीश हैं राकेश जी के शब्दों में। तो एकता, संसद की एकता का जहां तक सवाल है तो उसको तो रिप्रेजेंट उपराष्ट्रपति ही करते हैं जो कि सभापति होते हैं राज्यसभा के जी। इस बार बहुत दिलचस्प चीज एक होने जा रही है देश में। वो दिलचस्प चीज ये है कि संतुलन किस प्रकार बनाया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से प्रधानमंत्री हैं, मिडल से एक तरह से जो है हमारी राष्ट्रपति हैं और साउथ में हमारे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वो कोई भी बने, राधाकृष्णन जी बने या सुदर्शन जी बने, हालांकि राधाकृष्णन जी के बनने की 100% संभावना मैं कह सकता हूं। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और महत्वपूर्ण है कि आप भारत की आजादी के बाद पहले 35 साल देख लीजिए, तो उन 35 साल के अंदर इन सभी पदों पर अपर कास्ट रहते थे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी समुदाय से हैं और उपराष्ट्रपति जो जिसकी संभावना मैंने कहा कि ज्यादा लग रही है, राधाकृष्णन जी, वो ओबीसी से हैं और प्रोटोकॉल में जो नंबर 3 है प्रधानमंत्री, वह भी ओबीसी से हैं। तो कितना परिवर्तन देश में आ गया है, जिस परिवर्तन की कल्पना, जिसकी जितनी भागीदारी वाली जो बात होती है, जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उतनी उसकी भागीदारी, उसको ये साबित करता है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रोटोकॉल के हिसाब से तीनों। और इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे वह दलित समुदाय से थे। तो जिनके बारे में कहा जाता है कि 70-80% आबादी देश की है, वो आज शिखर पर पहुंच गए। लेकिन 35 साल के बाद ये स्थितियां पैदा हुई कि इन समुदायों के लोग आगे आने शुरू हो चुके। तो देश में बहुत परिवर्तन आ चुका है। जैसा संविधान सभा ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही देश के अंदर अब हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन बेहद सुंदर है। सेतिया जी, शायद आप ही ने कुछ देर पहले कहा था कि देश के सर्वोच्च पद पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जो पहली महिलाएं देश की, वो महिला राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री लगातार बात भी करते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की। तो हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में भी और देश की सर्वोच्च पद पर भी कि किस तरीके से जो देश का डेवलपमेंट है, चूंकि हम 2047 तक विकसित भारत बनने की बात कर रहे हैं, उससे संकल्प और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं। तो ये तमाम जो सुंदर परिपाटियां हैं, जो सुंदर उदाहरण हैं, वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो वुमेन लेड डेवलपमेंट हो या सभी का पार्टिसिपेशन हो, जिसका जिक्र आपने भी अभी थोड़ी देर पहले किया। मनोज जी, इस बार विपक्ष ने मॉक वोटिंग भी की, हमने देखा, क्योंकि 2017 और 22 में कुछ, इससे पहले हमने फिगर भी बताया था कि कुछ अमान्य वोट पड़े थे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई कि मॉक वोटिंग हो, एक रिहर्सल हो जाए और इस तरह की
अवैध जो और अमान्य मत होते हैं उससे बचा जा सके। कितना जरूरी हो जाता है इस तरह की जो एक तरह से रिहर्सल कह लीजिए या इस तरह की व्यवस्था मॉक वोटिंग की, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी आप कैसे बताएंगे? देखिए, बेसिकली अभी जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि ये एक इनडायरेक्ट वोटिंग है और इसमें जो भी संसद सदस्य जो वोट कर रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे हर उनके कंस्टिट्यूंसी के लोग का रिप्रेजेंटेशन है। अब उसमें भी अगर यहाँ पे आके वोट अगर इनवैलिड होता है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लगता है कि हम अपने लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी वोटर्स हैं उनको पूरा राइट्स है कि हमें किसको देना है। कोई किसी के ऊपर किसी तरीके का व्हिप नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले चुनाव में इस तरीके का आंकड़ा आया कि बहुत सारे वोट इनवैलिड हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एनडीए ने अपना एक वर्कशॉप रखा और उसमें उसके जितने भी संसद सदस्य थे उन सबको एम्पावर किया कि कैसे वोटिंग करना है, हमारा वोटिंग का क्या हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे ईवीएम नहीं है, यहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव होता है और उसमें ये एक बड़ा ये है कि यहाँ पे एक स्पेशल पेन भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसी पेन के द्वारा उनको वोटिंग करने का, उसमें नंबर्स लिखने होते हैं जो भी उनका प्रेफरेंस वोट है, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके उसमें इस तरीके का प्रावधान रखा गया। तो मुझे लगता है कि ये समय टू समय, और अभी विपक्षी दलों ने भी इस चीज के लिए अपना एक वर्कशॉप किया इस चीज को लेके कि हमें किस तरीके से मॉक ड्रिलिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और उसी प्रकार से जो सत्ता दल है एनडीए ने उसने भी एक अपना वर्कशॉप रखा जिसके माध्यम से अपने सारे सदस्यों को एम्पावर्ड किया कि हमें ज्यादा जो इसके पहले के जो चुनाव में जो इनवैलिड जो वोटेज हुए थे वो ना हो पाए। तो मुझे लगता है कि और वैसे भी जो अभी आंकड़ा है वो बिल्कुल ही क्लियर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 392 का है और उसमें लोकसभा में लगभग 293 एनडीए के पास है और राज्यसभा में लगभग 130 है, तो दोनों मिला के 423 हो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये, और उसमें भी जिस तरीके से अभी जो 3 दलों ने एब्सटेंड किया है तो उससे संख्या और बढ़ेगी और जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर कट है और इसमें किसी भी तरीके कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट हम सबको दिख रहा है कि क्या होने वाला है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही पॉजिटिव है हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं, आप आश्वस्त हैं और चूंकि आप फैक्ट्स और फिगर को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब तस्वीर साफ हो जाएगी तभी हम आधिकारिक रूप से ये डिक्लेयर कर पाएंगे कि कौन इस देश के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हो रहे हैं। संभावना जिनकी आप ज्यादा जता रहे हैं वो संभव है, लेकिन हमें इंतजार जरूर करना होगा कि जब रिजल्ट आ जाए काउंटिंग के बाद, उसके बाद हम उसको आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा करेंगे। राकेश जी, एक बार शुरू से समझना चाहेंगे कि संविधान निर्माताओं ने जब संविधान में अलग अलग व्यवस्थाएं की, इस देश के फेडरल सिस्टम को बुना, इस देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और तमाम चीजें जो हैं उसको बुना, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के लिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया। उपराष्ट्रपति के पद को बनाना, मैं समझना चाहूंगी कि उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में क्या रहा होगा, उनकी दूरदृष्टि क्या थी कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद भी होना चाहिए, और वो उपराष्ट्रपति न सिर्फ उपराष्ट्रपति है बल्कि इस देश में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद की, राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। उपराष्ट्रपति के पद के महत्व को आप कैसे आंकेंगे और क्यों राष्ट्रपति के होने के बावजूद उपराष्ट्रपति के पद की परिकल्पना की गई उस समय हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा? हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन इसीलिए कहा गया है क्योंकि उच्च सदन पे ये माना गया है कि उच्च सदन में भारत के उन नागरिकों को रखा जाएगा जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, नीति निर्धारण में और तमाम अन्य विषयों में, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण जैसे जो कार्य हैं उसमें उच्च सदन में बैठे हुए लोग भारत की सरकार के साथ कदम ताल मिला के उसकी नीतियां बनाने में और तमाम अन्य तरह के कार्यों में परस्पर सहयोग के साथ कार्य करेंगे और भारत एक नई दिशा की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आजादी के बाद भारत एक नए संघर्ष की तरफ बढ़ रहा था। हमारे यहाँ समाज व्यवस्था में भी यही है। तो जो भी हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था की गई उसमें बहुत कुछ आपको समाज व्यवस्था का पुट भी देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति के दौरान एक उसके बाद की स्थितियां यदि मान लीजिए राष्ट्र में पैदा होती हैं
तो सीधे प्रधानमंत्री जो है तीसरी पंक्ति का व्यक्ति है। तो राष्ट्र पे कोई ऐसी आपात संकट आए और उस दौरान हमें एक ऐसी व्यवस्था करके चलना चाहिए जिससे राष्ट्र को संकट से बचाया जा सके। और मुझे लगता है उसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई, जबकि प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था नहीं की गई। राष्ट्रपति के पास पहले बहुत सारे अधिकार थे। अब ये कहते हुए मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि लेकिन राष्ट्रपति के अधिकारों को में कटौती की गई। एक दौर ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति के अधिकारों में भी कटौती कर दी गई। तो जब राष्ट्रपति बनाया गया था तब के अधिकार और अब के अधिकारों में थोड़ा सा अंतर है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि अभी आपने वोटिंग की बात की, तो ये मैं तो ये मान के चलता हूं कि हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि चुनाव लड़के वोट डाल के अब वोट डलवा के आने वाले लोकसभा सांसदों को भी हमें बर्खसाफ करके वोट डालने की विधि समझानी पड़ रही है। कम से कम उनको इतनी तो परिपक्वता होनी जरूरी है कि हमें वोट कैसे डालना है, क्योंकि इसमें ईवीएम नहीं है। मतपत्र पे 2 नाम लिखे हैं हिंदी और अंग्रेजी में, और उन पे सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो यदि हमें लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा साक्षर सांसद हैं और सबसे ज्यादा समझदार सांसद हैं, बहुत फ्रेंडली हैं सोशल मीडिया को लेके और तमाम अन्य विधाओं को लेके, तो इसलिए अब हमें इस चीज को लेके भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके के बर्खसाफ से यदि जरूरत पड़ रही कि वोट कैसे डालना चाहिए, जैसे आपने कहा कि विपक्ष ने भी किया और सत्ता पक्ष ने भी किया, तो सच्चाई ये है कि हमें इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या हमारे सांसद वोट डालने के लायक नहीं है क्या। ये एक अच्छा मैसेज देश के लिए मैं नहीं मानता हूं। जी अमृता जी, अपना पर्सपेक्टिव होता है राकेश जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि एक मॉक ड्रिल होने से व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती है। डॉक्टर मनोज कुमार ने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि बहुत ही अच्छी जानकारी दी राकेश जी ने कि राष्ट्रपति के पद के बाद उपराष्ट्रपति पद की कल्पना क्यों की गई। मुझे लगता है ये ऐसा सवाल है जो कई बार बहुत से लोगों के मन में आया भी होगा और नहीं भी आया होगा, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री है तो उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था तो नहीं की गई। तो राष्ट्रपति हैं, देश का सर्वोच्च नागरिक, उपराष्ट्रपति की व्यवस्था क्यों की गई। साथ में उनको सभापति के पदे जो राज्यसभा का सभापति भी बनाया गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसको पूरा अच्छे से समझाया। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफी इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। मैं आपसे भी इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके समझना चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन को और इसका जो पूरा दायरा बढ़ाया गया, जो संविधान निर्माताओं ने जो सोच के किया था, वो आप कैसे इसको समझाएंगे। देखिए, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बड़े ही विजनरी थे जी। और आप जब उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अगर डिबेट को आप देखिएगा तो उसमें एक से एक योग्य व्यक्ति बैठे हुए थे जिनके पास पूरे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करके कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, इस स्थिति में आएगा तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम सबसे ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करें। तो हमें उनके नियत पे डाउट करने का कहीं से दूरदृष्टि काफी थी। तो उनका बहुत विजनरी थे और बहुत ही दूरदृष्टा हम बोल सकते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है डे बाय डे मजबूत होते जा रहा है। अब रही बात कि राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति पद का क्यों सृजन किया गया, तो हम सब जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी चीज परमानेंट फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज अगर हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन राष्ट्रपति हैं, अगर कोई इंसिडेंट घटता है जो कि अचानक होता है तो उस समय देश का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का पद बिल्कुल खाली हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है राष्ट्रपति के चुनाव का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के चुनाव का, बड़ा ही एक लंबा प्रोसेस होता है। उसमें बहुत सारे कानूनी लीगल ऑप्टिकल्स होती हैं जिसके आधार को उसको हम यूज करते हैं और उस ऑप्टिक्स को यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बनने के बाद नो डाउट कि राष्ट्रपति का जो पावर था, जो उनकी कार्य क्षमता जो प्रणाली थी, उसमें कमी आई और वो कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति के पद में उसको समाहित किया गया। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि उनको एक उपराष्ट्रपति के साथ साथ उन्हें एक उपसभापति राज्यसभा का भी उनको एक पोजीशन, एक संवैधानिक प्रावधान दिया गया है कि जिसके माध्यम से वो राज्यसभा का संचालन
संचालन कर सकें, राज्यसभा में जो नियमावली है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से एक्सक्यूट कर सकते, तो उसमें उपराष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ऑब्वियसली कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में बताया कि जिस तरीके का आज पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में जो डिस्प्यूटेड हो रहे हैं, जो खास करके इश्यूज को लेकर, क्योंकि देखिए हमारा डेमोक्रेसी तो मजबूत हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी हो रहा है, वाइब्रेंट भी हो रहा है, और क्वेश्चंस करने की जो क्षमता है वो लोगों में बढ़ रही है। जिस तरीके से लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली कि जब जनता का प्रेशर बनता है तो वो संसद सदस्यों के ऊपर आता है, और वो संसद सदस्यों का एक्सपेक्टेशन सदन में आता है, और फिर उसका निर्धारण लोकसभा में स्पीकर करते हैं और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति करते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल एक अपॉलिटिकल व्यक्ति बैठता है, जो उस समय जब पद पे है तो उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मायने नहीं रखती, उसके लिए संविधान मायने रखता है, देश की जनता मायने रखती है, और उसको जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो उसका जो नियमावली है उसके तहत उसको कैसे संचालन करना है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अपने उसके नेचर्स होते हैं, जैसे अभी बताया, इसके पहले जो हमारे वक्ता बता रहे थे कि किस तरीके से जो सामाजिक समीकरण है उसको साधने का भी प्रयास किया गया है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को ध्यान में रख के ये जो पद की जो भूमिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, और जिसका संचालन हम पिछले आप देख सकते हैं कि जब से इस पद का सृजन हुआ है तब से डे बाय डे इनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ते जा रही है, और आज उसी के तहत हमारा जो चुनाव आयोग है जो इलेक्टोरल प्रोसेस बना के आज चुनाव करवा रहा है। जी अमृता जी। जी बिल्कुल। अजय सेतिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या कभी आपको ऐसा याद आता है, पिछले जो 14 चुनाव हुए हैं उनमें कभी ऐसा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत करीबी मुकाबला रहा हो, और कभी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जब नेक टू नेक स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या संवैधानिक प्रावधान है या क्या व्यवस्थाएं हैं? और आपसे सवाल पूछने से पहले आप देखिए सीधे टीवी स्क्रीन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आप जो हैं वो जाते हुए अपने वोट को कास्ट करने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं तमाम जो वहां पर लोग उपस्थित हैं। उनके साथ भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री भी उनके साथ इस वक्त वहां पर आए हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का आगमन सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं महापर्व है लोकतंत्र का। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है लगातार चल रही है, और अभी तस्वीरों में हमने जैसे कि आपको दिखाया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का आगमन, और अब बस वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण है ये समय, और हर शख्स, हर व्यक्ति, हर आमो खास, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो लोकसभा के स्पीकर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी सांसद ही हैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो दोनों ही सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं वो इस वोट को कास्ट करते हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से दिख रही है, सुबह से जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं, जो जमावड़ा देख रहे हैं, लगातार सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और एक बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है वो सामने निकल आती है जब सत्ता पक्ष का भी कैंडिडेट हैं, विपक्ष के भी कैंडिडेट हैं, और सब एक साथ सम्मिलित होकर अपने देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में सहभागिता जो है वो अपनी दिखा रहे हैं। अजय जी, मेरा जो आपसे सवाल था बीच में रुक गया, क्योंकि अपने दर्शकों को अपडेट करना जरूरी था। लोकसभा अध्यक्ष बस तुरंत पहुंचे हुए थे वोट कास्ट करने के लिए, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। लेकिन जो मेरा आपसे सवाल था अजय जी वो ये कि क्या कभी ऐसा आपको याद आता है, ऐसा हुआ कि जब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो बहुत ही नेक टू नेक स्थिति में था, बहुत करीबी था, ऐसी स्थिति में संवैधानिक प्रक्रिया क्या है या क्या व्यवस्था की गई है जब कभी ऐसा हो जाए कि वोट जो है वो लगभग बराबर पड़ जाए? दो बातें कहना चाहूंगा। पहला, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यह पद सृजित क्यों किया गया। जी बिल्कुल कर रहे हैं। राकेश जी ने अभी ये बताया कि मैंने भी पहले कहा था कि कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति कौन हो तो फिर इसलिए उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो उपराष्ट्रपति के बाद फिर इसके अलावा जिम्मेदारियां क्या रहेंगी? तो सिर्फ पद पर बैठने वाला व्यक्ति हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास तो सारी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर उनको राज्यसभा के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी दी गई, और दूसरा प्रोटोकॉल के हिसाब से वो पद है। लेकिन क्या ऐसा मौका कभी आया? हाँ आया। जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे और वह बीमार हो गए थे और उनको इलाज के लिए विदेश जाना था, वो इलाज लंबा हो सकता था, तो उस समय उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर काम किए थे। हालांकि वो टाइम बहुत कम था, लेकिन ऐसी स्थिति भी हमारे देश में एक बार रही है कि जब राष्ट्रपति बीमार हो गए और
अपने इलाज के लिए विदेश चले गए और वो ऐसी स्थिति में भी उस समय नहीं थे कि वो कागजों पर फाइलें भेजी जाएं और दस्तखत कर दें, तो उस समय हिदायतुल्लाह जो उपराष्ट्रपति थे उनको कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया था। अब आती है बात कि क्या नेक टू नेक वाली स्थिति आई? तो नेक टू नेक वाली स्थिति आई 2002 में जी, जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एनडीए को बहुमत था, लेकिन स्थिति नेक टू नेक थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 182 के आसपास थी और बाकी दलों की ऐसी नहीं थी। तो बाकी दलों का एक दबाव भी हो सकता था सरकार पर, और दबाव था भी कि उपराष्ट्रपति जो है वो बाकी दलों में से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। तो उसको खत्म करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसा नेता ढूंढा जो काफी लोकप्रिय था, उनकी पार्टी का था, लेकिन बाकी दलों के अंदर प्रभावशाली था। एनडीए के अंदर ही नहीं बल्कि जो बाकी विपक्ष था, कांग्रेस थी, एनसीपी थी और दल थे, उनमें भी बहुत प्रभाव, बीजू पटनायक थे, उन सबको भी प्रभाव रखने वाले व्यक्ति थे। तो वो थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। वो पूरी तरह पहले जनसंघ में रहे, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। तो एनडीए के दबाव को खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा लाया सामने, और भैरव सिंह शेखावत जी का चुनाव जो हुआ उस समय भैरव सिंह जी के बहुत सारे मित्र दूसरे दलों में थे, और भैरव सिंह जी को पता था कि नेक टू नेक फाइट है और इधर उधर कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने उम्मीदवार बनने से पहले अपने जो मित्र दूसरे दलों से थे उनके साथ संपर्क साधा, उनसे गारंटी ली, फिर वो चुनाव में खड़े हुए, और उसका असर हुआ कि जिन्होंने उनको वायदा किया था उन्होंने अपना वायदा निभाया और अपने ही दल के वोट नहीं दिलाए। हालांकि समर्थन उन्होंने घोषित तौर पर के यूपीए के उम्मीदवार को किया हुआ था, लेकिन अपने दल ने उन्होंने वोट दिलाए और फिर कांग्रेस से भी उन्होंने वोट दिलाए। और हमने बाद में देखा, आश्चर्यचकित हुए कि जितनी अपेक्षा थी उससे काफी ज्यादा वोट मिले, और जितने हमने जिस दल का उनको अंदर खाते समर्थन था उसके दल के भी वोट गिन लिए जाएं, इसके उससे भी ज्यादा थे 4 वोट। तो वो 4 वोट जो है कांग्रेस के थे। तो 59% वोट के साथ भैरव सिंह शेखावत जीते थे। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा नेक टू नेक फाइट इससे पहले नहीं हुई थी और इससे बाद में भी नहीं हुई। जी बिल्कुल अजय सेतिया जी, इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। डॉक्टर मनोज, चूंकि हम बात कर रहे हैं लगातार कि ये इस तरह की जो स्थिति आई थी उसको किस तरीके से उसे निपटा गया, इसका भी पूरा जिक्र अजय सेतिया जी ने अपनी बातों में कहा। जैसा कि हम बता रहे हैं कि लगातार चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, और हम ये भी लगभग आप प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि कौन होगा, क्योंकि एक तस्वीर जो है वो पहले से अपनी आभा छोड़ जाती है कि पिक्चर क्या निकलने वाली है, वोट जो है वो किस तरफ जाने वाले हैं। लेकिन जब तक चीजें ना हो जाएं, अभी इसको हम आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते। इस चुनाव में चूंकि जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सांसद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो इस चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, जो गुप्त मतदान है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसको भी इलैबोरेट करें कि ये जो तरीका है उसको अपनाने के पीछे भी जो वजह रही होंगी इसकी जो गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो वोट है वो सबका एक है, समान वोट है, और किसी पर कोई प्रेशर भी नहीं है। मॉरल प्रेशर एक अलग बात होती है, लेकिन कोई इस तरह का नहीं है, क्योंकि ये पार्टी लाइन से हटके चुनाव है कि बीजेपी अपना अलग प्रचार कर रही है और दूसरी पार्टियां अपना अलग प्रचार कर रही हैं। यहाँ पे तो ये भी अधिकार है कि जो एक कैंडिडेट है वो दूसरी पार्टियों से भी कह सकता है कि आप मुझे वोट दीजिए, अगर आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी विचारधारा को पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि मैं इस पद के लिए एकदम अनुकूल हूं। तो अपने आप में बड़ा सुंदर सा ये एक कोलाज बनता है, जिसमें सच में लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर निकल के आती है, जहां पे सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर कहीं एक नई तस्वीर दिखाई देती है। देखिए अमृता जी, बड़ा जिसकी बिल्कुल आपने जो बात कही, ये एक आइडियल सिचुएशन है जी, लेकिन भारतीय समाज में और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र का मतलब सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यहाँ जितने व्यक्ति हैं सबकी अपनी एक आइडेंटिटी है और सबकी अपने एक विचार है,
और सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। विविधताओं में जो एकता का जो हम बात करते हैं, लेकिन चूंकि एक संवैधानिक पद है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का आज चुनाव हो रहा है, तो उसमें नो डाउट कि जिस प्रकार से जो प्रोविजन रखे गए हैं उसमें हम जो भी कैंडिडेट बनता है वो किसी भी दल के साथ जाके अपना कैंपेन कर सकता है और अपना एक कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए उनका मत मांग सकता है। ये सबको राइट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हर चीज डिवाइडेड है, तो इस चीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, एक आइडियल स्वरूप है कि हमें यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा वो न्यूट्रल होगा, लेकिन जब आने के पहले की जो प्रक्रिया है उसमें, अब जैसे आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन आप खुद देखिए कि इस राधा कृष्णन जी को जब अनाउंस किया एनडीए ने, तो इवन प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दोनों ने इसको समन्वय बनाने की कोशिश किया कि हमें इस पे विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार न आए और बिल्कुल अनअपोज हम इनको बनाएं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये देश लोकतंत्र है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा दिखता नहीं है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि विपक्ष ने भी, इंडिया गठबंधन ने भी साउथ से कैंडिडेट दिया, और ये जानते हुए भी कैंडिडेट दिया कि उनका नंबर्स उनके सपोर्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल झिझक नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसका नीति निर्धारण किया। और आप देख सकते हैं कि अगर हम पिछले 75 साल का इतिहास देखें तो जो उपराष्ट्रपति का पोजीशन है, ऐसे बहुत बार हुआ, कन्फ्रंट हुआ है। आप आर वेंकटरमन के समय में एक संजय सिन्हा करके मेंबर्स थे, उनको निष्कासित किया गया। वो किसी महिला संसद सदस्य थी, उनके अगेंस्ट में कुछ उन्होंने बोला था जो उनके पार्टी के थे। इसी तरीके से वेंकैया नायडू जी के समय में हुआ था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके पहले जब ओपी धनखड़ जी जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो उस समय भी उन्होंने मास में संसद सदस्यों को निष्कासित किया था, हालांकि बाद में उसको कुछ समय बाद वापस किया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन है, चूंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और लीगली टीनेबल है, क्योंकि वहां पे कानून के द्वारा इंप्लीमेंट चीजों को एक्सिक्यूट करना है, तो मुझे लगता है कि ये आइडियल सिचुएशन हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप जैसे समझिए कि इसका जो नॉमिनेशन करने की जो प्रक्रिया है उसमें 20 सदस्य चाहिए, आपको प्रपोजर चाहिए और 20 समर्थक चाहिए, तो 40 सदस्य चाहिए, तब उसके बाद आप जाके नॉमिनेशन भर सकते हैं। उसके अलावा उसमें आपको कुछ अमाउंट्स भी, लगभग शायद 15,000 रुपए का एक डिपॉजिट मनी भी जमा करना होता है। तो ऑब्वियस है कि संविधान निर्माताओं ने तो एक मौका दिया है कि कोई भी जो 35 साल एज को पूरा करता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से जब तक कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई विचार आपके पीछे खड़ा नहीं हो तो तब आप शायद इस पद के लिए चुनाव में जा ही नहीं सकते। तो इसलिए डिस्कशन करना एक अलग बात है, लेकिन जो वास्तविकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे सामने बहुत सारे, हम 15वें उपराष्ट्रपति तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जो बिल्कुल ऐसा कोई आया हो और उसको सबने समर्थन किया हो और उसके साथ कोई न कोई दल उसके साथ रहेगा तभी जाके उस पद पे आ सकता है। तो ये भी एक हमारे मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक सच्चाई है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, कुछ सच्चाइयां होती हैं और उसको सही तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परंपरा का या व्यवस्था का हिस्सा बन जाती हैं। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। राकेश जी, आप बने हुए हैं? जी। राकेश जी, हम जानते हैं कि चुनाव जो है वो संख्या बल का खेल है। तमाम चुनाव, अब उपराष्ट्रपति का ही चुनाव हो रहा है, जिसके पक्ष में जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे, काउंटिंग होगी, जिसको जितना ज्यादा संख्या बल मिल गया। तो लेकिन मैं आपसे यहाँ पे सवाल थोड़ा सा अलग सा है कि क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संख्या बल ही निर्णायक है, या कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आई, अगर हम पिछले चुनावों को भी अगर गौर करें, पिछले 14 चुनावों को, कि परिस्थितियों ने भी परिणाम को बदलने की कोशिश की हो, या परिस्थिति वश भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनी हुई हो जहां परिणाम प्रभावित हुए हों? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में 1969 में जरूर हुआ था। 1969 में कांग्रेस की तरफ से यानी सत्ता पक्ष से नीलम संजीव रेड्डी जी उम्मीदवार थे और विपक्ष से देशमुख जी उम्मीदवार थे। तब बीबी गिरी जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इंदिरा जी के सहयोग के चलते, क्योंकि इंदिरा जी का कैंडिडेट उस समय पर जगजीवन राम जी थे, तो क्योंकि इंदिरा जी के कैंडिडेट को कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं बनाया था, इसलिए अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने वोट करने की अपील की और इंदिरा जी के समर्थक
सांसदों ने वोटिंग किया, विधायकों ने, और उसके चलते कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया, नीलम संजीव रेड्डी जी हार गए और बीबी गिरी जी राष्ट्रपति बने थे। तो ये राष्ट्रपति में तो हुआ है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में अभी तक ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिली। अजय सेठिया जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था शेखावत जी वाला। तो सवाल इस बात का कि शेखावत जी को जब राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया गया था तब भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी, जब महाराष्ट्र में प्रतिभा देवी पाटिल जी के नाम पे एनडीए छोड़ के शिवसेना ने वोटिंग किया था पाटिल जी को। तो इसलिए ये परिस्थितियां होती हैं कई बार। उपराष्ट्रपति में ऐसी परिस्थितियां अभी निर्मित नहीं हुई है, मेरी जानकारी में। हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, हमारे सीनियर भी बैठे हुए, पर मेरी जानकारी में उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई। अब जहां तक चुनाव की बात है तो ये सच्चाई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में जो होता है वो समन्वय से होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की जिम्मेदारी होती है हाउस चलाने की, और हाउस के अंदर कोई पार्टी का सांसद नहीं होता। लेकिन समन्वय धीरे धीरे देखिए कि समन्वय की जगह पे एक शक्ति प्रदर्शन का रूप लेता जा रहा है। उसके चलते नहीं, क्या जरूरत थी? यदि हमें पता है कि हमारा संख्या बल 300 के पास भी नहीं पहुंच रहा, उसके बाद कि हम कैंडिडेट खड़ा कर रहे, तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि हमको विरोध के लिए विरोध करना है। मतलब विरोध करने का कारण नहीं है, लेकिन क्योंकि हम विपक्ष में हैं और हमें सत्ता पक्ष का विरोध प्रदर्शित करना है, इसलिए हमें अपने कैंडिडेट कई बार ऐसी परिस्थितियां सदन में संख्या बल यदि और नेतृत्व यदि हो तो फिर हमें लगता है कि हाँ, हम अपना कैंडिडेट खड़ा करें। लेकिन गिनती किया जाए तो आज एनडीए के पास 436 का आंकड़ा तो अपने आप रखा हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में जहां 392 में जीत हासिल होनी है, 436 का आंकड़ा लेके कोई गठबंधन चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप खड़ा कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि आप विरोध के लिए विरोध करने पे उतरे हुए। जी अमृता जी बिल्कुल। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे कई सारे विंडोज बने हुए हैं, और इसलिए कि हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, राज्यसभा के मनोनीत सांसद हो, सब एक एक करके आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है सुबह 10 बजे से लगातार अनवरत जारी है, और उत्साह जो है वो चरम पर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी भी ऐसा नहीं लगा वहां पर कि चहलकदमी जो है वो थोड़ी कम हुई हो या मंद पड़ी हुई हो। सभी आए हुए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को हमने देखा थोड़ी देर पहले, वो अपना वोट कास्ट करके गए। पर्यावरण मंत्री, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो ये ऐतिहासिक प्रक्रिया चल रही है, भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। देश के अगले यानी कि 15वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका निर्णय आज होगा। ये शाम 5 बजे तक चलेगा, और उसके बाद जो है रिजल्ट काउंटिंग के बाद जो परिणाम है वो आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 10 बजे से ये चुनाव शुरू हो चुका है और परिणाम आ जाएगा। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। एक संयोग है और इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो साउथ से आते हैं, साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो साउथ से होंगे। इससे पहले 7 बार जो है वो साउथ से उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। हमने अपनी चर्चा में भी इस बात का जिक्र किया। पहले आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं, मनोनीत सांसद भी हैं। व्हिप जो है वो जारी नहीं होता, गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये भी अपने आप में बहुत यूनिक है, जो इस चुनाव की महत्ता को दर्शाती है। हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होती है। ऐसा ना करने पर वोट जो है वो अमान्य हो जाता है। हर वोट का जो मूल्य है वो एक समान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इसी सवाल को लेकर डॉक्टर मनोज आपसे बात करना चाहूंगी कि जो हर वोट है उसका मूल्य जो है, वो मूल्य जो है, इसकी जो वैल्यू है वो एक समान है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से ये डिफरेंस मैं चाहूंगी आप समझाएं हमारे दर्शकों को, ये डिफरेंस है और ये क्यों है, और इसका क्या महत्व है कि हर वोट का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो एक समान है।
देखिए, एक्चुअली ये जो एकल जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की जो आपने बात की, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य उनका वोटिंग होता है। तो जो टोटल ऑफ वोटिंग है उनका, उसका 50% +1 ऐड करके हम उसको उसका डिक्लेयर करते हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो संसद में बहुमत जिसकी है, ऑब्वियसली उसी का इलेक्ट होके आएगा। तो हम एक पहले ही रिजल्ट पहले हमें डिसाइड कर लेते हैं कि इसका क्या आंकड़ा क्या होगा। अब रही बात की राष्ट्रपति के चुनाव में, आप देखिए तो उस समय स्टेट का भी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी वोटिंग उसमें काउंट होता है, वो भी वोट करते हैं। और वहां का जो एक ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है जिसके तहत उस स्टेट का पॉपुलेशन, उस कंस्टिट्यूएंसी का क्या पॉपुलेशन है, उसके आधार पे हम वोटिंग को निकाल के परसेंटेज में उसको डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अब जैसे अब जितने उम्मीदवार हैं, क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल व्हिप जारी नहीं होने के चलते जो मतदाता है उसको पूरा फ्रीडम है कि हमें अपने वरीयता में नंबर 1 पे किसको रखना है, नंबर 2 पे किसको रखना है। जितने उम्मीदवार हैं उनको वो नंबर आगे पीछे कर सकता है। तो इसीलिए इस चीज में दिया गया कि एक तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन ना हो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और उसके माध्यम से पूरे स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन इसमें शामिल होता है। क्योंकि जो सदस्य होते हैं, एक तरफ जो लोकसभा में जो चुन के आते हैं सदस्य, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आते हैं, तो वो जनता का तरह से जनता का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। बिल्कुल। और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं, और वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के जो मतदान है उनको इक्वल रखा गया है, जिससे कि इस तरीके से इस चीज का प्रावधान है इसमें। जी बिल्कुल। और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। और हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में ये जो चुनाव का प्रोसेस है, उसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ऐसे ही नहीं है। हर व्यवस्था का अपना कोई मतलब है। जब हमने कहा कि 20 प्रस्तावक हैं और 20 समर्थक, तो उसका भी अपना एक मतलब है। अगर वो वोट समान है, मूल्य जो वैल्यू है वो एक जैसी है, तो उसका भी एक बड़ा मतलब है और बड़ा कारण है। क्योंकि बिना कारण, हमने पहले ये भी चर्चा की थी कि राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति के पद के सृजन करने की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, ये भी एक अच्छी चर्चा रही, क्योंकि उसका भी एक मतलब है। और हमारे दूरदृष्टा जो थे, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि ये पद क्यों जरूरी है और आने वाले समय में इस पद की व्यवस्था होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में होनी चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए, क्या कार्यक्षेत्र होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि 2017 में 11 जो वोट हैं और 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे। और शायद यही वजह कि इस बार जो है मॉक वोटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई, एक तरह से रिहर्सल हुआ ताकि अवैध वोटिंग ना हो। इस तरह की कोई व्यवस्था जो कहीं जो सांसद हैं जिन्हें पता नहीं है या क्या तरीका होना चाहिए, एक रिहर्सल हो जाना जरूरी होता है, क्योंकि भाई चीजें स्मूथ हो जाए, हर आदमी हर चीज से वाकिफ है, ये बहुत जरूरी कई बार नहीं हो पाता है। अजय सेतिया जी, मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न होगा कि हम देख रहे हैं प्रोसेस लगातार चल रहा है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो देश की आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं टीवी पे टकटकी लगा के बैठी हुई है कि भाई रिजल्ट कब आएगा और हमें कब पता चलेगा कि इस देश के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है। उपराष्ट्रपति का क्या महत्व है ये हम बात कर चुके हैं, क्यों सृजित किया गया इस पद को ये हम बात कर चुके हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति हैं तो उस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हैं, तमाम बातें कर चुके हैं। जनता इसमें अपना डायरेक्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर रही, क्योंकि वो वोट कास्ट करने नहीं आ रही। हालांकि उनके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा के जो सांसद हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए उपराष्ट्रपति पद की इंपॉर्टेंस, गरिमा और उसके महत्व को आप कैसे समझाना चाहेंगे, जो आज कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा? एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे ध्यान आती है। जी बताइए। आपने जब कहा कि पिछली बार इनवैलिड वोट हुए, तो राजनीतिक दलों ने इस बार वो वोटिंग भी करी और ट्रेनिंग भी दी कि वोट कैसे डालना है। राकेश जी ने कहा कि यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जो संसद में चुनकर आते हैं उनको बताना पड़ रहा है कि वो वोट कैसे डालें। तो क्या यह सही होगा? क्या यह सही है कि उन्होंने गलत वोट अपनी गलती से डाला? हो सकता है जानबूझ के ही गलत वोट डाला हो सकता है जानबूझ के ही अपना वोट रद्द करवाया हो। पॉलिटिक्स में ये होता है। और ये मुझे मेरी शंका तो हमेशा ये रही है कि जब वो एक सांसद वोट डालता है और अपना वोट को खराब करता है तो वो जानबूझ के करता है, तो वो कोई ऐसा ही नहीं करता है, वो एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है।
तो उसमें वो करता है, आप कितनी ट्रेनिंग दे लीजिए, आप मॉक ड्रिल कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, जिसको करना है वो करेगा। अगर वो उसको वोट उधर नहीं डलता, उसकी आत्मा नहीं मानती कि मैं दूसरे पक्ष को वोट डालूं, लेकिन उसको अपना उम्मीदवार भी अच्छा नहीं लगता, तो वो ये करेगा। तो वो स्थिति तो पैदा होती है, और वो हम लोग जो है राजनीति को कवर करने वाले इस चीज को जो है अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्यों होता है। अब बात पैदा होती है कि निष्पक्षता क्या बरकरार रखता है उम्मीदवार, और ऐसा एक दो बार हुआ है कि निष्पक्ष लोग भी लाए गए जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, सभापति के पद पर बिठाया गया, लेकिन वे भी निष्पक्ष नहीं रहे। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं जब एनडीए की सरकार बनी, इस समय की जो एनडीए की सरकार बनी मोदी जी की, उस समय जो उपराष्ट्रपति थे उन पर प्रधानमंत्री ने बाकायदा आरोप लगाया कि वह निष्पक्ष नहीं रहे। और इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हैं पहले कि जो सदन के सभापति हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, जी अनेक बार अब हम लगातार देख रहे हैं, पिछली बार भी देखा, इस बार भी देखा, राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं कि इस बार तो विपक्ष के नेता हैं, पिछली बार नहीं थे, कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। जबकि ये एक सदन की प्रक्रिया होती है कि कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसको बोलने की कोशिश करता है, तो माइक ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है। उसमें स्पीकर की कोई भूमिका ही नहीं होती। स्पीकर के पास वहां पर कोई सारे बटन नहीं रखे हुए सारे सांसदों को कि वो बटन को दबाएं और वो करें। तो इसलिए निष्पक्षता को चुनौती देना इस प्रकार करके कह करके ये भी एक राजनीतिक दलों की आदत रही है। हालांकि जहां तक हम देखते रहे हैं, लंबा समय संसद को कवर किया, करीब 30-35 साल मैंने संसद को कवर किया है, हमेशा सभापति हो या स्पीकर हो, उनकी कोशिश यही रहती है कि वे निष्पक्ष रहें। जी। और मैंने अभी भैरव सिंह शेखावत जी का उदाहरण दिया, और वेंकैया नायडू जी का भी ऐसा उदाहरण है कि सत्ता पक्ष का मंत्री जवाब दे रहा है, विपक्ष का सांसद सवाल पूछ रहा है, तो उसमें ऐड करते हैं क्वेश्चन। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो सभापति वहां बैठे हैं, जिनके अपने नॉलेज में भी कुछ चीजें हैं, जो चुनकर के जनता से आए हैं, जिनका अपना राजनीतिक अनुभव है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि इन पदों पर जो है, चाहे वो स्पीकर रहे हों या उपराष्ट्रपति रहे हों, सभापति रहे हों राज्यसभा के, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। जमीन से उठ करके आए हुए ज्यादातर लोग रहे हैं। एक दो उदाहरणों को छोड़ दें हम, जब कोई जज को बनाया गया या किसी डिप्लोमेट को बनाया गया, तो उन उदाहरणों को हम छोड़ दें, तो राजनीतिक अनुभव वाले लोग थे और वो जानते थे कि जमीन पर क्या स्थितियां हैं। तो इसलिए सवाल कई बार ऐसा पूछा, और आप अभी इन्होंने राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो जज की भूमिका में होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, लेकिन स्पीकर हो या सभापति हो, वो मंत्रियों से भी ऊपर होते हैं, क्योंकि उनकी कही हुई बात मंत्री को माननी पड़ती है। बिल्कुल। और उसको जमीन पर लागू करना पड़ता है। ये चीज मैंने भैरव सिंह जी के समय देखी कि सदन में कुछ होता है, सदन में सभापति ने भी सवाल कर लिया उनसे कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया और आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप ऐसा कर सकते हैं। तो मंत्री शाम को जाकर के सभापति को जवाब देता है कि सर इसमें ये अड़चन है, इसमें ये अड़चन। और इससे पहले हमने इसको भी चर्चा में लाया था कि हमारी जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तो विधायिका और कार्यपालिका का जो आपस में समन्वय रहता है, और जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे कि बिल बनाने में भूमिका ज्यादा कार्यपालिका की होती है, विधायिका उसे पास करती है। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही सदनों में जो एक पीछे गैलरी रहती है, उसमें कार्यपालिका के लोग रहते हैं, ताकि कार्यपालिका के लोग ये समझें कि विधायिका में जो सांसद बोल रहे हैं, जो मंत्री बोल रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनके मन में क्या है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्या ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो जमीन से आए हुए हैं। तो दोनों का समन्वय बना रहता है और इन दोनों पर निगरानी न्यायपालिका रखती है। तो इस प्रकार हमारा संविधान जो बना है वो बहुत ही सलीके से, बहुत सारी चीजों को समझ के इस ढंग से बनाया गया है कि किस प्रकार देश चलेगा। तो उसमें हर व्यक्ति की भूमिका क्या रहेगी वो सारी तय की गई। कार्यपालिका की भूमिका इसी तरह तय की गई, विधायिका की भूमिका तय की गई, न्यायपालिका की भूमिका तय की गई, और फिर इसी तरह राष्ट्रपति की भूमिका, उपराष्ट्रपति की भूमिका, प्रधानमंत्री की भूमिका, मंत्रियों की भूमिका, मंत्रिमंडल की भूमिका, और फिर मंत्रिमंडल की बैठक में जिस प्रकार जो है हमारा जो जिसे कहते हैं प्रधान सचिव, वह भी बैठता है। तो ये एक समन्वय बनाने वाली स्थिति जो है वो
हमेशा चलती रहती है। और यह संविधान निर्माताओं की हमारी समझ थी कि दुनिया भर के संविधानों को पढ़ने के बाद एक श्रेष्ठ संविधान दिया, जिसमें लोकतंत्र को उभार करके सामने लाया गया और हर पहलू में देखा गया कि वहां लोकतंत्र की जो है वो जैसे कहते हैं कि वो उभर कर सामने आना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया उभर कर सामने आनी चाहिए। तो उसमें ये सारा व्यवस्था ये हमारे संविधान के अंतर्गत चल रही है। एक समन्वय जो है मनोज जी, वो आज यहाँ पर भी नजर आ रहा है, जहाँ पर वोटिंग चल रही है संसद भवन के अंदर इस कमरे में। हमने देखा अलग अलग पक्षों के सांसद हाथ में हाथ डाले हुए मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, वोटिंग के लिए आए हैं, मतदान की अपनी इस जो है अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। ये समन्वय क्या कुछ कहलाता है? देखिए, ये लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मतभेद होने के बावजूद भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है उसमें अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस तरीके का एक समन्वय दिख रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। इससे दिखता है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप देख सकते हैं जिस तरीके के फुटेज में जो आ रहा है, ये कहीं न कहीं इस चीज को दर्शाता है कि हमारा जो मैंडेट है, चूंकि किसी भी व्यक्ति को अपना मतदान करने का उसका अपना इंडिविजुअल राइट है, वो कोई वैचारिक रूप से जाता है, कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी के ध्यान में रख के जाता है, कोई अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं इसमें लोकतंत्र में जनता की जीत है ये, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि आज जो डेमोक्रेसी पिछले 78 साल से जो भारत देश में एग्जीक्यूट किया गया है और जो डे बाय डे मजबूत हो रहा है, अगर आप इमरजेंसी को हटा दीजिए तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हर स्तर पे मजबूत हुआ है। चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ ट्राई लेयर सिस्टम है, और जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया और वहाँ पंचायत स्तर पे हो गया, तो आप तीनों स्तर पे देखिए तो इसमें जनता ही जनता के द्वारा चीजों को तय करती है। और ये अगर आज संसद में इस तरीके की चीजें दिख रही है तो मुझे लगता है कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि ये जो सौहार्दपूर्ण जो वातावरण अभी दिख रहा है, ये शायद ये लोग संसद का जब सत्र चलता है उस समय भी बिल आने के बाद अगर इस चीज को अगर सही तरीके से एक्सिक्यूट करें कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि हम किस तरीके से जनता का ज्यादा से ज्यादा हित कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस देश का वेलफेयर में काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सामाजिक समरसता को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो वर्तमान सरकार है जिस तरीके इन सारी चीजों को एड्रेस कर रही है, तो एक सकारात्मक एक पहल होगा इन सारे सभी सदस्यों के द्वारा और इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। जी राकेश जी, क्या ये माना जाए उपराष्ट्रपति का ये जो चुनाव हो रहा है ज्यादा लोकतांत्रिक है? क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें विहिप जारी नहीं किया जाता, इसमें किसी भी दल का सांसद अपने पसंद के उस उम्मीदवार को भी वोट कर सकता है जो उसके दल से संबंध नहीं रखता है। देखिए, जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कहा गया है जी, और उच्च सदन में जो सांसद आते हैं वो एक धारणा इसलिए की गई उच्च सदन और निम्न सदन की, जनता द्वारा चुन के आने वाले सांसद और उनके तरफ से जो जनता की तरफ से चुन के आए हुए लोग हैं उनकी तरफ से राज्यों से, सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों को चुन के लाया जाना जो नीति निर्धारण में व्यवस्थित तरीके से और विजनरी लोग हों और बेहतर समन्वय दे सकें। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे आपने कहा, तो व्हिप इसलिए